नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो आज हम समझते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदी दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की नदियों को भी हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक वह नदी जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों को। तो समझते हैं सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप देखोगे यहाँ पर झारखंड में एक पठार आता है। झारखंड में यहाँ पर स्थित है छोटा नागपुर का पठार। यह है छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार से यहाँ से उद्गम होता है दामोदर नदी का। ये छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से ये दामोदर नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल जाकर इधर से गंगा की एक वितरिका आती है। यहाँ पर हमने गंगा नदी पढ़ा था और गंगा नदी पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बना हुआ है और ये फरक्का बांध गंगा को दो भाग में बांट देता है। एक इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश जाती है और यहाँ से एक वितरिका निकलती है जिसको हम कहते हैं हुगली नदी। तो ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में इस हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये मिलने के बाद में ये दामोदर नदी इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमने देखा दामोदर नदी के बारे में, जिसका उद्गम होता है कहाँ से, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। इसके बाद यहीं छोटा नागपुर के पठार से यहीं से एक नदी और निकलती है। ये नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ये भी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये नदी है स्वर्ण रेखा नदी। तो याद रखना स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। फिर इसी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से यहीं से एक और नदी निकलती है। ये नदी भी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल जाकर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से तीन नदियों का उद्गम होता है, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी। फिर आगे आप देखोगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पर एक पर्वत आता है सिहावा पर्वत। याद रखना छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर एक पर्वत है सिहावा पर्वत। इस सिहावा पर्वत से यहाँ से निकलती है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ये प्रवेश करती है उड़ीसा में। उड़ीसा में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी है महानदी, ठीक है। तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से। फिर आगे आप देखोगे तो इधर महाराष्ट्र में यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है। ये पर्वत है त्र्यंबकेश्वर पर्वत। इस त्र्यंबकेश्वर पर्वत से यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से ये प्रवेश करती है तेलंगाना, और तेलंगाना से ये प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है गोदावरी नदी जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से होता है। ये महाराष्ट्र में ये जो त्र्यंबकेश्वर पर्वत है ये स्थित है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है। फिर आप देखोगे कुछ गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा में एक पर्वत आता है कालाहांडी पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है कालाहांडी पर्वत। इस कालाहांडी पर्वत से यहाँ से निकलती है इंद्रावती नदी। ये कालाहांडी पर्वत से इंद्रावती नदी निकलती है और ये इधर जाती है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से ये महाराष्ट्र आकर ये मिल जाती है किसमें, गोदावरी नदी में। तो ये है इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती का उद्गम होता है उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से, और कालाहांडी से निकलकर ये महाराष्ट्र में आकर गोदावरी से मिल जाती है। फिर आगे आप देखोगे तो इधर आप देखोगे आगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से यहाँ से एक नदी निकलकर आती है बेनगंगा नदी। ये बेनगंगा नदी आगे महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश से एक और नदी महाराष्ट्र में इससे मिलती है वर्धा नदी। ये है वर्धा नदी, और ये एक नदी है वैनगंगा। ये वर्धा और वैनगंगा दोनों आपस में मिलकर
मिल जाती है तो इसके बाद इनका नाम हो जाता है प्राणहिता। प्राणहिता, ठीक है। ये प्राणहिता नदी महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी से मिल जाती है। फिर आगे आप देखोगे तो वर्धा में एक और नदी मिलती है, ये भी ये एक और नदी मिलती है। इस नदी का नाम है पेनगंगा। पेनगंगा, ठीक है। तो ये पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा ये सब मिलकर प्राणहिता के नाम से जानी जाती है और ये महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी से मिल जाती है। फिर महाराष्ट्र में इससे एक और नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी, ये नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ये भी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। महाराष्ट्र में ही इसी गोदावरी की एक और सहायक नदी है, यह है मंजरी नदी। मंजरी नदी, ठीक है। तो ये मंजरी नदी भी महाराष्ट्र में ही गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये हमने देखा गोदावरी की कुछ मुख्य सहायक नदी। तो गोदावरी का जो उद्गम हुआ है ये कहाँ से हुआ है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से ये निकली है गोदावरी नदी। फिर आगे आप देखोगे तो महाराष्ट्र में, यहीं पर महाराष्ट्र में एक और पर्वत पड़ता है, महाबलेश्वर पर्वत। तो महाराष्ट्र में ही यहाँ पर पड़ता है महाबलेश्वर पर्वत और इस महाबलेश्वर पर्वत से महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी महाराष्ट्र से निकलकर ये कृष्णा नदी इधर कर्नाटक प्रवेश करती है। कर्नाटक प्रवेश करती है और कर्नाटक से ये जाती है तेलंगाना और तेलंगाना से ये प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है कृष्णा नदी, ठीक है। तो हमने देखा कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और ये 4 राज्य में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। फिर इसके बाद आगे आप देखोगे तो इस कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो इसकी एक सहायक नदी है घाट प्रभा। याद रखना इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो एक नदी है घाट प्रभा, घाट प्रभा, और एक इसकी सहायक नदी है माल प्रभा, माल प्रभा। तो ये घाट प्रभा और माल प्रभा ये दोनों नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसी कृष्णा की सहायक नदी है, एक है तुंग नदी और एक नदी है भद्रा। ये दोनों, ये कर्नाटक से निकलती है तुंगभद्रा। ये दोनों नदी आगे जाकर आपस में मिल जाती है और मिलकर ये तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है और ये कृष्णा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में इसी की एक सहायक नदी है महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र में ही इसकी एक सहायक नदी है भीमा नदी, भीमा नदी। तेलंगाना में इसकी एक सहायक नदी है मूसी नदी, मूसी नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग और भद्रा, भीमा नदी और मूसी नदी। ये सारी की सारी कृष्णा नदी में मिलती हैं। फिर आगे आप देखोगे तो दक्षिण भारत की एक और मुख्य नदी यहाँ पर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटक में यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, नंदी दुर्ग पहाड़ी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये स्थित है, नंदी दुर्ग पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये स्थित है। तो इस नंदी दुर्ग पहाड़ी से यहाँ से कर्नाटक से निकलती है पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, इसका उद्गम होता है कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर यहीं पर आप देखोगे, यहीं पर कर्नाटक में एक और पर्वत यहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में ये स्थित है। इसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। इस ब्रह्मगिरी पर्वत से यहाँ से उद्गम होता है कृष्णा नदी का। ये कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से ये तमिलनाडु जाती है और तमिलनाडु में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये नदी है कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। तो ये कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से और ये कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर आगे आप देखोगे तो दक्षिण भारत की नदियों में यहाँ पर आप आ जाओ इधर केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर, यहाँ पर एक पर्वत आता है अन्नामलाई पर्वत, नन्नामलाई पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है नन्नामलाई पर्वत, नन्नामलाई पर्वत। इस तमिलनाडु और केरल की ये सीमा पर आता है। यहाँ से निकलती है बांगुई नदी और ये बांगुई नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। यह है बांगुई नदी। बांगुई नदी का उद्गम होता है नन्नामलाई पहाड़ी से।
फिर यहीं पर केरल तमिलनाडु, यहाँ पर केरल में एक और पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई, तो ये अगस्त्य मलाई पहाड़ी है और इस अगस्त्य मलाई पहाड़ी से यहाँ से निकलती है ताम्रपर्णी नदी और ये भी मन्नार की खाड़ी में, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक स्थित है मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये नदी है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी, तो ये ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है केरल से, केरल के अगस्त्य मलाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये हमने देखा कि ये सारी की सारी नदियाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से इनका उद्गम होता है और ये सारी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियाँ। तो आगे हम देखेंगे इन नदियों की लंबाई के बारे में। तो यहाँ पर दामोदर नदी की लंबाई आप देखोगे तो दामोदर नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर। दामोदर की लंबाई याद रखना 592 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर। 395 किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी की लंबाई आप देखोगे तो ब्राह्मणी नदी की लंबाई है 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर। महानदी की आप लंबाई देखोगे तो इसकी लंबाई है 815 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई आपको मिलेगी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। याद रखना गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। प्रश्न आता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एक बात और याद रखना, ये जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की लंबाई आपको मिलेगी, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। कहीं कहीं इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पेन्नार नदी की लंबाई है 597 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ठीक है, कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझना, गोदावरी को भी हम दक्षिण की गंगा कहते हैं और कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा उसकी पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, यानी कि सबसे पवित्र नदी हम गंगा नदी को मानते हैं और दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गोदावरी नदी, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार पर यानी कि आप देखोगे गंगा नदी में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, यानी गंगा नदी साल भर बहती है, सूखती नहीं है। ऐसे ही दक्षिण भारत की नदियों में आप देखोगे तो साल भर वर्ष भर बहने वाली नदी है कौन सी? कावेरी नदी। बाकी सारी नदियों का जल सूख जाता है, साल भर ये एक जैसे प्रवाहित नहीं होती है, जबकि कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये प्रवाह के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा है और ये पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा है। ये जो कावेरी नदी है इसमें वर्ष भर जल बना रहता है, इसका एक कारण है। आप देखोगे यहाँ पर ये कर्नाटक में यहाँ पर कावेरी नदी जहाँ पर ये जिस मार्ग से ये प्रवाहित होती है वहाँ पर इधर अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है। या आप इसको यूँ समझो कि हमारे यहाँ पर जो मानसून आता है तो मानसून जब आता है तो इधर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तब भी यहाँ पर इस एरिया में वर्षा होती है। कावेरी नदी जहाँ पर प्रवाहित होती है उस एरिया में दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है। और जब मानसून पुनः लौटता है, ये जो मानसून जब वापस लौटता है जिसे हम कहते हैं क्या? उत्तर पूर्वी मानसून। तो जब ये उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर नवंबर के माह में जब ये वापस लौटता है तो इधर जब लौटता है तो ये मानसूनी हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। तब ये बंगाल की खाड़ी से जब गुजरती है तो ये हवाएं तमिलनाडु में, एकमात्र राज्य तमिलनाडु में ये वर्षा करती है। तो यानी कि इस जहाँ पर ये प्रवाहित होती है उस क्षेत्र में इधर
दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है और इधर उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है, इसलिए कावेरी नदी में वर्ष भर जल बना रहता है, ये वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, इसीलिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इधर हम देखेंगे बांगुई नदी। ये जो बांगुई नदी है इसकी लंबाई है 288 किलोमीटर। बांगुई नदी की लंबाई याद रखना 288 किलोमीटर। ताम्रपर्णी की लंबाई है 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसमें एक बात और याद रखना, ये जो दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न आता है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो क्या बताओगे, दामोदर नदी को। इसे पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दामोदर नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जिस कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफी मात्रा में जान माल की हानि होती है, इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब आगे हम देखेंगे इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसको पढ़ने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो आगे देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ अंतःस्थलीय नदियाँ हैं। दो नदी है जो अंतःस्थलीय नदी है, एक घग्गर नदी और एक है लूनी नदी। अंतःस्थलीय मतलब ये किसी भी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है और स्थल खंड में ये विलुप्त हो जाती है। तो एक है घग्गर नदी। ये घग्गर नदी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हिमालय की एक श्रेणी आती है, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पर एक हिमालय की एक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस शिवालिक से यहाँ से निकलती है घग्गर नदी। ये घग्गर नदी हिमाचल से निकलती है, हिमाचल से ये हरियाणा जाती है, हरियाणा से ये प्रवेश करती है पंजाब, पंजाब से ये आती है राजस्थान और राजस्थान से ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर यानी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और हमारी सीमा पर ये पाकिस्तान में जाकर ये विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान में। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखोगे तो राजस्थान में यहाँ पर अरावली पर्वत में एक पहाड़ी पड़ती है, नाग पहाड़ी। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी है, ये है नाग पहाड़ी और ये नाग पहाड़ी स्थित है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। यहाँ पर नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। ये नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, राजस्थान से निकलती है और ये गुजरात में आकर कच्छ की रन में, यहाँ पर गुजरात में आकर कच्छ के रन में आकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये नदी है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ी से और ये गुजरात में कच्छ के रन में आकर ये विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में आकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे तो यहीं पर राजस्थान में उदयपुर एक जिला आता है, उदयपुर में यहाँ पर एक झील पड़ती है, जयसमुद्रम झील और इस जयसमुद्रम झील से उद्गम होता है साबरमती नदी का। ये साबरमती नदी इस जयसमुद्रम झील से निकलती है और ये गुजरात प्रवेश करती है और गुजरात में आकर ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये है साबरमती नदी। प्रश्न आता है साबरमती का उद्गम कहाँ से हुआ, तो राजस्थान के उदयपुर के जयसमुद्रम झील से इसका उद्गम हुआ और गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में आकर विलुप्त हो जाती है। फिर आगे आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जिला आता है धार जिला और धार में एक स्थान आता है अमझेरा। यहाँ पर धार के अमझेरा से उद्गम होता है माही नदी का। ये माही नदी धार के अमझेरा से निकलती है और धार से मध्य प्रदेश से ये राजस्थान प्रवेश करती है और राजस्थान से ये गुजरात जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यह नदी है माही नदी। तो प्रश्न आता है माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये हुआ धार के अमझेरा से इसका उद्गम हुआ। फिर मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर आता है अमरकंट और अमरकंट से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंट से। यही मध्य प्रदेश में यहीं पर एक जिला आता है बैतूल।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक स्थान आता है मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई। और मुल्ताई से उद्गम होता है ताप्ती नदी का। ये ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलकर ये महाराष्ट्र जाती है और महाराष्ट्र से गुजरात जाकर ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये नदी है ताप्ती नदी। तो प्रश्न आता है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। फिर आगे आप देखोगे तो इधर महाराष्ट्र के नीचे एक राज्य आता है गोवा। गोवा में यहाँ पर एक स्थान आता है हेमदबरसेम, हेमदबरसेम, यह है हेमदबरसेम। और हेमदबरसेम से उद्गम होता है यहाँ से जुआरी नदी का। तो ये जुआरी नदी गोवा से निकलती है और अरब सागर में ये गिर जाती है। यह है जुआरी नदी जिसका उद्गम गोवा के हेमदबरसेम से होता है। फिर यहीं इधर गोवा के नीचे एक राज्य आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में यहाँ पर एक स्थान आता है भीमगढ़, भीमगढ़। तो कर्नाटक के भीमगढ़ से उद्गम होता है मांडवी नदी का। ये भीमगढ़ से कर्नाटक से निकलती है, गोवा जाती है और गोवा में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये नदी है मांडवी नदी। तो मांडवी का उद्गम होता है कर्नाटक के भीमगढ़ से। फिर कर्नाटक में ही यहाँ पर एक जिला आता है शिमोगा, और यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है शिमोगा पहाड़ी। इस शिमोगा पहाड़ी से, कर्नाटक से ही शिमोगा पहाड़ी से उद्गम होता है शरावती नदी का, और ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये है शरावती नदी, शरावती नदी। फिर आगे आप देखोगे तो नीचे एक राज्य आता है कर्नाटक के नीचे, इधर केरल पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। केरल में यहाँ पर एक पर्वत आता है अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, यह है अन्नामलाई पर्वत। और इस अन्नामलाई पर्वत से यहाँ से उद्गम होता है एक नदी है भारतपुजा नदी। ये अन्नामलाई से निकलती है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये है भारतपुजा नदी, भारतपुजा नदी। इस भारतपुजा नदी को नीला नदी भी कहा जाता है, नीला नदी भी इसको कहा जाता है। इसका उद्गम होता है केरल के अन्नामलाई पर्वत से। फिर केरल में ही यहाँ पर एक स्थान आता है, एक पहाड़ी आती है शिवगिरी। केरल में ही यहाँ पर एक पहाड़ी आती है शिवगिरी, और इस शिवगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है पेरियार नदी का। तो ये पेरियार नदी केरल के शिवगिरी से निकलती है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। यह है पेरियार नदी। फिर केरल में ही यहाँ पर एक और पहाड़ी आती है पुलाची मलाई, पुलाची मलाई। यह है पुलाची मलाई पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है, और इसी पुलाची मलाई से उद्गम होता है पंबा नदी का। ये पंबा नदी पुलाची मलाई से निकलकर इधर अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये नदी है पंबा नदी, ठीक है। तो ये है नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो ये हमने देखा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। चलो तो आगे हम देखते हैं इन नदियों के लंबाई के बारे में। तो समझते हैं इन नदियों की लंबाई। तो ये हमने देखा था घग्गर नदी, घग्गर नदी, और इस घग्गर नदी की लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई याद रखना, इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। फिर आगे आप देखोगे तो ये है लूनी नदी, और लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। लूनी नदी याद रखना ये अंतः स्थली नदी है, स्थलखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये साबरमती नदी, इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर, 371 किलोमीटर। फिर आप देखोगे ये धार के अमझेरा से निकलती है माही नदी, और इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। कहीं कहीं इसकी लंबाई आपको मिलेगी 579 किलोमीटर, ठीक है। फिर इधर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और ताप्ती नदी की लंबाई आप देखोगे तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। फिर इधर जुआरी नदी की लंबाई है 34 किलोमीटर, और मांडवी नदी की लंबाई आपको मिलेगी 77 किलोमीटर, ठीक है। इधर शरावती नदी, शरावती नदी की लंबाई है 128 किलोमीटर, और इधर नीला नदी या भारतपुजा की लंबाई है 209 किलोमीटर, 209 किलोमीटर। फिर इधर पेरियार की लंबाई है 244 किलोमीटर, और पंबा की लंबाई है 176 किलोमीटर, ठीक है। तो यह है इन नदियों की लंबाई। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हमने दक्षिण भारत की नदियां देखी, इनको हमने दो भाग में देखा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो जितनी भी इधर बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां इधर गिरती है, ये सारी नदियां बनाती है क्या, डेल्टा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी इधर नदियां हमने देखी, ये सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि इधर
पश्चिमी घाट से निकलने वाली ये सारी की नदियां जो अरब सागर में गिरती है, ये सारी नदियां एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को हम कहते हैं ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख। तो ये एस्चुरी या ज्वारनद मुख या डेल्टा क्या होता है इसको समझना। डेल्टा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि डेल्टा क्या है। तो आप देखोगे कि जब कोई नदी मैदानी भाग से प्रवाहित होती है, मैदानी भाग से जब ये प्रवाहित होती है और मैदानी भाग से प्रवाहित होने के बाद ये इधर समुद्र में जाकर ये मिलती है, तो ये नदी जब मैदान से प्रवाहित होगी तो मैदानी भाग से ये मिट्टी को काट कर बहा कर ले जाती है अपने साथ में, और ये सारी की सारी मिट्टियों को, अवसाद को ये समुद्र में ले जाकर ये इकट्ठा कर देती है और यहाँ पर एक अवसाद का ढेर निर्मित कर देती है। इसी अवसाद के ढेर को कहा जाता है क्या? डेल्टा। फिर ये डेल्टा क्या करता है? इस नदी के धारा को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ये धारा इस डेल्टा के कारण दो भाग में बढ़ जाती है, एक धारा इधर और एक धारा ये इधर प्रवाहित होने लगती है। ये नदी लगातार प्रवाहित होती है और लगातार अवसाद को काट कर ले जाती है, और ये अवसाद को इस धारा के द्वारा ये यहाँ पर इकट्ठा कर देती है और इस धारा की सहायता से ये यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। फिर यहाँ पर ये अवसाद का बड़ा सा ढेर निर्मित हो जाता है। फिर ये ढेर क्या करता है? इस धारा को रोकने का प्रयास करता है और ये धारा दो भाग में बढ़ जाती है। ये ढेर भी इस धारा को दो भाग में डिवाइड कर देता है। फिर ये धाराएं यहाँ पर अवसाद इकट्ठा करने लगती है आगे। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार ये अवसाद के ढेर, कई सारे ढेर निर्मित हो जाते हैं। इन्हीं ढेरों को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब नदी का मुहाना ये चौड़ा हो रहा है, ये नदी का मुहाना चौड़ा हो रहा है, तो नदी का मुहाना यदि चौड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। लेकिन एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी में इस प्रकार अवसाद का ढेर निर्मित नहीं होता है। एस्चुरी या ज्वारनद मुख में इस प्रकार से अवसाद का ढेर निर्मित नहीं होता है। एस्चुरी क्या होता है इसको समझना। आप देखोगे जब कोई भी नदी समुद्र में जाकर मिलेगी तो इस प्रकार ये अवसाद का ढेर नहीं लगाती है। जैसे आप देखोगे ये नर्मदा, ताप्ती, जितनी भी ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही है, सारी की सारी नदियां एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली ये नदियां भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कैसे एस्चुरी का निर्माण करती है? तो आप देखोगे कि ये जो हमारा भारत है, यहाँ से ये नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी आपको पता होना चाहिए ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? तो जब कोई जमीनी का हिस्सा जब कोई भूखंड टूटकर नीचे धंस जाता है, ये भूखंड है, और ये भूखंड जब यहाँ से ये टूटकर नीचे धंस जाता है तो नीचे धंस जाएगा, तो इस प्रकार से ये आकृति निर्मित हो जाती है। तो ये जो आकृति निर्मित हो गई इसको हम कहते हैं क्या? भ्रंश। और इसी भ्रंश में जब नदी बहती है तो उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। तो आप देखोगे नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, एक और क्या है? विंध्याचल, और दूसरी ओर क्या है? सतपुड़ा है, और इन दोनों के बीच जो भ्रंश घाटी है उसी में नर्मदा प्रवाहित होती है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण ये मैदानी भाग की मिट्टी को काटकर बहाकर नहीं ले जाती है, इसलिए ये इधर समुद्र में अवसाद का ढेर नहीं लगा पाती है। इधर अवसाद का ढेर नहीं लगा पाती, यानी कि डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। सीधे ही ये नर्मदा नदी आती है और नर्मदा नदी का जल सीधे ही इधर अरब सागर में आकर ये मिल जाता है। अब ये अरब सागर में नर्मदा का जल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ढेर का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि इधर जो अरब सागर का जो जल है, ये जल ज्वार के द्वारा, जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार जब उत्पन्न होता है तो ज्वार के द्वारा ये समुद्र का जल नर्मदा नदी के इस मुहाने में अंदर प्रवेश कर जाता है। जब ये जल अंदर प्रवेश कर जाता है, कई दूरी तक ये नर्मदा के मुहाने पर ये समुद्र का जल प्रवेश कर जाता है, तो इसे हम एस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। ज्वारनदमुख यानी कि नदी के मुख में ज्वार का पानी जब प्रवेश कर जाता है तो इसे ही ज्वारनदमुख, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। यानी कि ये डेल्टा यानी कि अवसाद का ढेर ये नहीं लगाती है, जबकि इसके मुहाने पर ज्वार का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। ऐसे ही जितनी भी ये नदियां हैं, ये सारी नदियां अवसाद को इधर समुद्र में इकट्ठा नहीं करती हैं, बल्कि इनके मुहाने पर ज्वार का पानी प्रवेश कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, और अरब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमने देखा भारत की नदियों के बारे में हमने समझा। तो ये होता है हमारा नदियों का टॉपिक समाप्त। अब नदियों में हम आगे पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ कहाँ चल रही है और इनसे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आपके बनने वाला है, इसको हम समझेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।